हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एक वाक्य से मैं अपने लेक्चर को शुरू करूंगा। पिछले वर्ष यूरोप में हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी जब गए तो वहाँ पर एक सवाल का जवाब देते हुए, चूँकि उस समय और अभी भी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसी के मद्देनज़र वहाँ के पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया कि क्या इन दोनों देशों के मध्य युद्ध में भारत का क्या स्टैंड रहेगा, या ऐसी ही कोई बात उन्होंने कही, जिस पर हमारे विदेश मंत्री ने बहुत ही टका सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम ऑफ यूरोप इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब ये कि यूरोप की समस्या पूरे विश्व की समस्या नहीं है। यानी आपको यदि छींक आएगी तो पूरा विश्व जो कि है पैरासिटामोल की गोली नहीं खाएगा। एक बार आपको पता होना चाहिए। ये जो जवाब उन्होंने दिया, इससे जो यूरोपीय पत्रकार था वो सकते में आ गया। उसको लगा वाकई भारत का स्टैंड अलग है। यहाँ पर मैं इसी के साथ चूंकि विश्व युद्ध की चर्चा करूंगा, उसमें विश्व युद्ध का कारण क्या, परिणाम क्या, इसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा लेक्चर दूंगा। लेकिन आज एक छोटा सा टॉपिक से मैं आपकी शुरुआत करता हूँ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में। और इस पेरिस शांति सम्मेलन में क्या हुआ, बिग फोर जो नेता थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्या उनका स्टैंड रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने यूपीएससी के तर्ज पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है जो आने वाले यूपीपीसीएस जीएस मेंस में, आने वाले राजस्थान कमीशन में, आरएस मेंस में, आने वाले हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। या वो क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन अंतर विरोधों से ग्रसित सम्मेलन था। अब यहां पर शब्द है कि अंतर विरोधों से ग्रसित सम्मेलन था। क्या हुआ इस सम्मेलन में? ये जो सम्मेलन था पेरिस शांति सम्मेलन, ये एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। इसमें 27 देशों के कम से कम 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लेकिन इसमें बिग फोर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बिग फोर का मतलब कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन का पीएम लॉयड जॉर्ज, फ्रांस का क्लीमेंशियो और इटली का ऑरलैंडो। ये वहां के राजनेता जो हैं, राष्ट्र प्रमुख, इस शांति सम्मेलन में अपने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए पहुंचे थे। इसलिए इन्हें बिग फोर कहा, क्योंकि इन्हीं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चारों के अपने अपने सिद्धांत थे और चारों अपने अपने स्वार्थ को लेकर इस सम्मेलन में आए थे। इसीलिए यह सम्मेलन अंतर विरोधों से ग्रसित था। हम एक एक नेता की चर्चा करेंगे, अंत में हम ये कहेंगे कि मेरे साथ इस सम्मेलन अंत में असफल ही हुआ। सफलता से उसका, क्योंकि अगर सफल होता तो द्वितीय विश्व युद्ध की नींव नहीं पड़ती। प्रथम विश्व युद्ध में जो मारकाट हुई, जो लोग मारे गए, जो तबाही मची, उस पर पानी फेरकर शांति स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन स्थापित हुआ, किया गया, रखा गया। पहला व्यक्ति जो इस सम्मेलन का एक बड़ा नेता था, जिसका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। वुडरो विल्सन आदर्शवाद से संबंधित, यानी आदर्शवाद को लिए हुए एक राजनेता था और उसने अपनी 14 सूत्री मांगे इस सम्मेलन में रखी थी। उसने कहा कि सबसे पहले जो राष्ट्र पराजित हैं और जो राष्ट्र जीते हुए हैं, इन दोनों के मध्य हमें किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि एक तो आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत है, यदि हम किसी देश के प्रांत को किसी दूसरे देश के प्रांत में मिला रहे हैं तो सबसे पहले वहां की प्रजा, यानी वहां की जो नागरिक है, उनसे हमें चर्चा करनी चाहिए। रेफरेंडम की बात उसने की, आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात कही, और ये उसी की देन थी कि आगे चल के राष्ट्र संघ का निर्माण हो। तो वुडरो विल्सन इस सिद्धांत पे काम करता था। वो आदर्शवाद से ओतप्रोत एक सटीक, एक सही राजनेता था, जिसका उद्देश्य था कि शांति स्थापित होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्लीमेंशियो था।
जिसे राजनीति का चीता कहा जाता है। फ्रांस में वो राजनीति का चीता कहा जाता था। आपको पता है एक संधि हुई थी 1871 में जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। और ये संधि इसलिए भी महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इस संधि की चर्चा मैं आपसे नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं क्लीमेंशियो के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। क्लीमेंशियो का यहाँ पर स्टैंड क्या था। आपको पता होगा कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो जर्मनी के एकीकरण के लास्ट में 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था। और सेडान के युद्ध में जर्मनी ने यानी प्रशा इसने फ्रांस को बुरी तरीके से पराजित किया था और पराजित करके उसने वर्साय के महल में उससे अपमानजनक संधि भी की थी। आपको बता दें क्लीमेंशियो वहीं पर था। उसने अपनी आंखों से फ्रांस का पराभव देखा था। अल्सस लॉरेन का जो प्रदेश जर्मनी ने उससे छीना था वह एक तरीके से नासूर की तरह चुभ रहा था पूरे फ्रांस के वासियों को। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा साबित हुई जिसने संपूर्ण यूरोप को अशांत कर दिया। और ये जो बंदा था क्लीमेंशियो ये उसी संधि से आहत व्यक्ति था जिसका मेन उद्देश्य ये था कि किसी भी कीमत पर जर्मनी को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, पूर्णतः इसको पंगु बना दिया जाए। ये उसका उद्देश्य था। वो चाहता था कि जर्मनी फिर दोबारा खड़ा ना हो। हालांकि आपको पता होना चाहिए जब वियना कांग्रेस हुई थी तो वियना कांग्रेस में जर्मनी के साथ फ्रांस के साथ ऐसी संधि नहीं हुई थी, लेकिन जर्मनी के साथ भविष्य में जो वार्साई की संधि हुई थी उस संधि के विषय में हम अगली चर्चा उसी की करेंगे। उस संधि में मेन उद्देश्य ये रखा गया था कि जर्मनी को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया जाए और क्लेमेंशियो उसी का प्रतीक था। क्लेमेंशियो ने वुड्रो विल्सन पर कमेंट करते हुए कहा कि भगवान की तो 10 आज्ञाएं हैं लेकिन वुड्रो विल्सन की 14 आज्ञाएं हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तीसरा व्यक्ति यहाँ पे था लॉयड जॉर्ज, ब्रिटेन का पीएम, विनोदी स्वभाव, दूसरों की कमजोरी से लाभ उठाने वाला व्यक्ति, तर्कपूर्ण, शातिर बुद्धि, चालाक, ये उसके स्वभाव में शामिल था। उसका उद्देश्य क्या था? वो चुनाव ऐसे इसलिए जीता था क्योंकि उसने ये घोषणा की थी, उसने अपने बातें कही थी कि यदि हम चुनाव में जीतूंगा तो विलियम कैसर और जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। तमाम तरह के वादे करके उसने चुनाव जीता था। उसके दो उद्देश्य थे, होशियार तो था ही, उसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? उसका पहला उद्देश्य ये था कि जर्मनी को एक तो निस्तो नाबूद तो किया जाए, उसकी नौसेनी जो शक्ति है उसको भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन जर्मनी को इतना भी कमजोर न किया जाए कि फ्रांस कल उसके लिए सिरदर्द बन जाए। फ्रांस उसके लिए कल को सिरदर्द बन जाए क्योंकि वो अपने विदेशी व्यापार को जानता था। उसने कहा कि यदि आज हम जर्मनी को पंगु कर देंगे तो कल को फ्रांस हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा। तो वो बैलेंसिंग चाहता था, वो बैलेंसिंग सोचता था। एक तो जर्मनी को सबक तो सिखाना ही है, जर्मनी को सबक सिखाना जरूरी है, और दूसरी ओर फ्रांस को भी बैलेंस करना है। पुराने आप पढ़े होंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दोनों में वो था। तो उसने कहा कि क्यों ना जो कि है हम ऐसे नियम बनाएं या ऐसी अपनी पॉलिसी रखें जिस पॉलिसी में हम जर्मनी को भी निस्तो नाबूद कर दें और फ्रांस को भी शक्तिशाली न होने दें। इस इंटेंशन के साथ लॉयड जॉर्ज पहुंचा था। और चौथा था ऑरलैंडो, पेशे से शिक्षक, शांत स्वभाव, सीधा व्यक्तित्व, लेकिन अपनी मांग पर वो अड़ा हुआ था। उसने कहा कि 1915 में जो गुप्त संधि हुई थी इटली और मित्र राष्ट्रों के साथ, हमें उन संधियों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए उसने क्या किया, ये सम्मेलन छोड़ दिया। अब
अब चारों के बारे में यदि आप जानेंगे, चारों के बारे में आप सोचेंगे, तो सबके व्यक्तित्व अलग अलग हैं। कोई आदर्शवाद की बात करता है, कोई यहाँ पर जर्मनी को निस्तनाबूद करने की बात सोचता है, कोई अपना लाभ सोचता है। तो ये अंतर विरोध हैं जो आपको यहाँ पर ड्राफ्ट करने हैं, लिखने। यही था 150 शब्दों में। अगर आपसे पूछता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में अंतर विरोध शामिल थे, तो ये अंतर विरोध जो था व्यक्तित्वों का अंतर विरोध था, और वो यहां पर। अब हम इसी के संदर्भ में दूसरा सवाल लेते हैं जो 150 शब्द का है, वो है वार्साय की संधि एक आरोपित संधि थी। टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन भी यूपी कमीशन, यूपी पीसीएस आने वाले आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर में वार्साय की संधि एक आपको बता दें, राजस्थान कमीशन में यह सवाल पूछा हुआ है। यह सवाल सन 2013 आरएस कमीशन में यह क्वेश्चन मैंने फेस किया था। यह क्वेश्चन 2 नंबर पे पूछा था, छोटे में 100 शब्द में था कि यह वार्साय की संधि एक आरोपित संधि थी। इसके विषय में चर्चा की। क्या थी आरोपित संधि? आपको एक फिर से पृष्ठभूमि पर मैं ले चलता हूं। 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि। जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तो फ्रैंकफर्ट की संधि में अल्सेस और लॉरेन का प्रदेश जर्मनी ने, प्रशा ने फ्रांस से छीन लिया, और जो उसकी दुर्गति और जो उसका पराभव हुआ, जो उसके कहते हैं ना कि आप किसी की इज्जत का फलूदा निकाल दी, तो वो फ्रांस को महसूस हुआ। इसी पृष्ठभूमि में हम जर्मनी की तबाही को देख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जर्मनी के उत्थान में ही जर्मनी की कब्र विद्यमान थी। कैसे? वार्साय की संधि, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को युद्ध का उत्तरदायी बनाया। उन्होंने कहा कि आप ही युद्ध के उत्तरदायी हैं। वार्साय की संधि में 440 धाराएं थीं और यह संधि बिल्कुल दुर्बुद्धिपूर्ण थी। इसे कार्थेजियन संधि भी कहा जाता था, क्योंकि जिस तरीके से प्राचीन यूरोप में कार्थेजियन संधि करके एक पूरे के पूरे समुदाय का समूल नाश कर दिया गया था, सेम ये संधि थी जर्मनी के साथ की गई थी। चर्चिल इसके विषय में कहता है, वो कहता है ये संधि पूर्णतः दुर्बुद्धिपूर्ण थी। ये संधि पूर्णतः दुर्बुद्धिपूर्ण थी और वार्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। सही है। मार्शल फॉच कहते हैं कि यह युद्ध जो था वो 20 वर्ष की, जो संधि के बाद केवल 20 वर्ष की शांति वाला ही सिस्टम था, उसके बाद फिर युद्ध शुरू हो गया। वार्साय की संधि में सबसे पहली बार जर्मनी को युद्ध का उत्तरदायी ठहराया गया और जर्मन के जो राज प्रमुख थे, जो उस संधि पे हस्ताक्षर करने वाले थे, उनके साथ बड़ी बदसलूकी की गई। अत्याचार सहते हुए, पत्थर सहते हुए वो उसी वार्साय के महल में गए जिस वार्साय के महल में फ्रांस का पराभव हुआ था। उसी वार्साय के महल में गए। संधि की जब शर्तें उनके सामने रखी गई, उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि क्या आप इस संधि को मानेंगे, क्या इसमें किसी भी तरह का संशोधन करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें पूर्णतः आपके ऊपर संधि कर दी गई, साइन करिए। लॉयड जॉर्ज का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। उसने कहा, महोदय आपको इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए, अन्यथा यही हस्ताक्षर हम आपसे बर्लिन मिलेंगे। तो आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि यह संधि पूर्णतः आरोपित संधि थी। जर्मनी की नौसेना को लगभग भंग कर दिया गया, उसकी सेना को सीमित करके 1 लाख कर दिया गया। उसको पूर्वी सीमा पर सबसे ज्यादा क्षति उठानी पड़ी जब नव निर्मित देश पोलैंड को उसका हिस्सा दे दिया गया, पॉलिश गलियारा बना दिया गया। अल्सस लॉरेन का प्रदेश जो उसने फ्रांस से लिया था, अंत में फ्रांस के पास उसको लौटा दिया गया। और ऐसा करके बहुत सारी चीजें
उसके ऊपर वन बाय वन रखी गई। 5 अरब डॉलर उसके ऊपर युद्ध हर्जाना थोपा गया। लॉयड जॉर्ज ने कहा कि आपको पे करना पड़ेगा, सेंट के बदले सेंट और 10 के बदले 10। ये जो संधि का प्रभाव, जो संधि उसके साथ की गई, उस संधि को कोई भी सम्मानजनक या कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र उसको स्वीकार नहीं कर सकता। और अंत में उस संधि के एक एक प्रावधानों को तोड़ने के क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये जो वर्साई की संधि थी, इस वर्साई की संधि ने पुनः द्वितीय विश्व युद्ध को क्या किया, संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के आग में झोंक दिया। इसलिए कहा जाता है इस वर्साई की संधि के संदर्भ में कि जर्मनी के उत्थान में उसकी ही मृत्यु थी, और जिस वर्साई के महल में उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था, उसी वर्साई के महल में उसकी कब्र भी बड़ी धूमधाम से खोदी गई थी। तो ये छोटा सा संक्षिप्त सा मैंने आपको बताया कि आपको क्या इस पे लिखना है। 150 से 200 शब्द आप आराम से, मेन कंटेंट पता होना चाहिए। कंटेंट पता होगा तो आप अच्छे से इन सवालों को लिख सकते हैं। थैंक यू।